हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया पावर और अथॉरिटी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन और चेंज मैनेजमेंट। आई होप जो आपने अभी तक पढ़ा आप उसे रिवाइज कर रहे होंगे और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसे अगर 15 वर्ड में, 50 वर्ड में, 100 वर्ड में किस तरह से लिखा जाए इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी? जनरल पैरेलेंस में आप इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं कि ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, ये पर्टिकुलर काम होना चाहिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पर्सनली भी आप यूज करते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको ये काम करना था। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज। जो भी ड्यूटी, जो काम दिए गए हैं उसे पूरा करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंपल भाषा में आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर आपको लिखने को आ जाए तो किस तरह से आप लिखेंगे, वो ये है ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज। सबसे सिंपल बात यही है इसकी। और अगर आपको एक थिंकर लिखना हो साथ में तो आप टेरी साहब को लिख सकते हैं, जी आर टेरी। इन्होंने क्या कहा, कुछ म्यूचुअली डिफाइंड, मतलब आपने सुपीरियर और आपने मिलके कुछ गोल डिसाइड किए, उनको अचीव करना, उस अचीवमेंट के टुवर्ड्स ऑब्लिगेशन आपका इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन टू अचीव रिजल्ट्स म्यूचुअली डिटरमाइंड। आप सबने मिलके, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गोल्स डिसाइड किए, कुछ टारगेट अचीव करने हैं, उन्हें जो म्यूचुअली डिटरमाइंड गोल्स हैं, मींस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय हिज सुपीरियर एंड हिमसेल्फ, उन सब ने मिलके जो टारगेट सेट किए थे उनको अचीव करने का ऑब्लिगेशन ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हायरार्की के हर लेवल पे डिफाइंड होती है। तो वहां से भी आप जान सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्टिकुलर लेवल इन हायरार्की में क्या काम उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पोस्ट को दिया गया है, क्या उसका फंक्शन है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की हो सकती है, एक ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ आपको काम करना है। अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से आंसरेबिलिटी होती है, मतलब आपको आंसर देना है कि ओवरऑल जो काम हुआ फिनिश, वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो पाया कि नहीं हो पाया। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट कर सकते हो। डेलीगेशन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी। डेलीगेशन को, ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये आप अपने सब ऑर्डिनेट को डेलीगेट कर सकते हो, कुछ काम उनमें बांट सकते हो कि आपको ये काम करना है मेरा। बट आपकी जो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अंतिम जवाबदेही, वो डेलीगेट नहीं हो सकती। बट ये दोनों हैं क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के दो तरीके हैं, ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसे आप डेलीगेट कर सकते हो, बट अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें आप रेस्पॉन्सिबिलिटी में लिखेंगे। इसके अलावा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। अथॉरिटी को आपने देख लिया, अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या याद आ रहा है, तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस जो था हिरार्की का, कि भाई एक हिरार्की बनेगी, उसके अंदर तीन मैंने आपको प्रिंसिपल बताए थे, उसमें से एक प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। मतलब जो अथॉरिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये को टर्मिनस होनी चाहिए हर एक लेवल के ऊपर। तो ये किसका प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग एन हायरार्की। फ्यूल क्या कहते हैं अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटर रिलेटेड एंड कमेंसरेट, आपस में जुड़ी हुई हैं। एक है तो दूसरी होगी ही, और ये क्या है, कमेंसरेट है, बराबर होनी चाहिए हर लेवल के ऊपर। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी, इट इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस एंड एसेंशियल काउंटर पार्ट। ये दो वर्ड आपको यूज करने। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, आपने अगर अथॉरिटी दी है तो साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। अगर किसी को कोई काम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ somebody is responsible to do something, then he must have some authority to realize that particular goal. Wherever authority is exercised, responsibility arises. जहां भी अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाएगी वहां रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही। किसी भी ऑफिस में, किसी भी फंक्शन के लिए, जैसा कि एमपी फोलेट कहती हैं, किसी भी फंक्शन को करने के लिए अगर किसी को अथॉरिटी दी गई है तो वहां रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में होगी ही। दैट्स व्हाई दे आर कमेंसरेट, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, को टर्मिनस। ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है, असेंशियल काउंटर पार्ट्स, मतलब एक ही सिक्के के दोनों पहलू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, ये तीसरा वर्ड है यहाँ पे।
अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी टू द सुपीरियर रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ जॉब इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन। हम उन्होंने जैसा बताया, सुपीरियर ने जिस तरीके से कहा उस तरीके से काम कंप्लीट हुआ क्या, ये आंसरेबिलिटी है। और इसे आप क्या कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी आती है। पहले आपको कोई ड्यूटी दी गई, आप वो काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, अंत में वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ अकॉर्डिंग एज पर द डायरेक्शंस, वो जवाबदेही क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है। और उसे आप क्या कह सकते हैं? आंसरेबिलिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में। उसके बाद आपको ध्यान आ रहा हो उर्विक का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। इसमें क्या बताया था? दे आर को टर्मिनस एंड को इक्वल। को टर्मिनस एंड को इक्वल। अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? को टर्मिनस, एक टर्मिनल के ऊपर दोनों एक जैसी होंगी, एंड को इक्वल। टू होल्ड ए ग्रुप और इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ एनी काइंड। किसी भी ग्रुप को या इंडिविजुअल को आप अगर अकाउंटेबल ठहरा देते हो किसी भी काम के लिए, तो उसके लिए विदाउट असाइनिंग नेसेसरी अथॉरिटी टू डिस्चार्ज। मतलब बात घुमा फिरा के वही है कि आपने किसी को अकाउंटेबल तो ठहरा दिया, बट विदाउट असाइनिंग अथॉरिटी, तो ये क्या होगा? दिस इज अनसेटिस्फैक्टरी एंड इनइक्विटेबल। तो ये अनसेटिस्फैक्टरी होगा और इनइक्विटेबल होगा, बिकॉज अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को टर्मिनस है और को इक्वल होनी ही चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अनसेटिस्फैक्टरी एंड अनइक्विटेबल। सो इट इज great importance of smooth working that all levels authority and responsibility should be co-terminus and co-equal। बार बार ये बात आ रही है, आपको शायद अभी तक रट गई होगी कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी को-टर्मिनस एंड को-इक्वल। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग एन हायरार्की। उर्विक का प्रिंसिपल है ये। इसके अलावा फेयोल क्या कहते हैं? दैट इट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस एंड कोरोलरी टू अथॉरिटी। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये रिलेशन है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आंसरेबिलिटी से क्या बनता है? अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैरी आउट द ड्यूटी, बट अकाउंटेबिलिटी इज टू कैरी आउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां से आप समझ सकते हैं। उसके बाद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 3 काइंड। रेस्पॉन्सिबिलिटी 3 तरह की होती है, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल और प्रोफेशनल। पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हो, दैट in a parliamentary form of government, executive are responsible to the legislature। जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये आपको पता है, आर्टिकल 75 क्लोज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये जो एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, विच इन टर्न जो लेजिस्लेचर है वो किसके अकाउंटेबल है? पब्लिक के, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक। सो ये है पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, denotes the responsibility of executive to the legislature which in turn responsible to the people। उसके बाद है institutional responsibility, administrative agency towards the public welfare। ये मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, वहां बात करेंगे तो कस्टमर के रिस्पॉन्सिबल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिटीजन। ये क्या इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की रेस्पॉन्सिव हो, बीइंग रेस्पॉन्सिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों की जरूरतें क्या है इसका ध्यान रखें। तो पहली क्या हुई? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी। पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट executive is responsible to the Lok Sabha। Institutional responsibility is that institution or administrative agency are responsible to the public interest। and last is professional और ethical responsibility। भाई हर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आपको काम करना है, तो आप उस चीज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। आपके कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनके खिलाफ काम नहीं कर सकते। कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आपके कहाँ से ड्रॉ होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर से, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सब चीज़ों से क्या होता है? आपके जो काम करने का तरीका है वो डिफाइन होता है, आप उसी तरीके में काम करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि आप वहाँ भी रेस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद बात करें अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फर्क, जो अभी तक हमने बातें की उसको एक चार्ट में हमने लिख लिया। अब हम यहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल,
अथॉरिटी इज राइट टू कमांड। अथॉरिटी का मतलब होता है, आपने अच्छी तरह समझ लिया, डिटेल में पढ़ लिया। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है आदेश देने की शक्ति, कि आपके पास कमांड ऑर्डर करने की पावर है, दैट इज अथॉरिटी, एंड दैट इज लेजिटिमेट, देन इट बिकम्स अथॉरिटी। बट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट वंस ड्यूटी। पहला डिफरेंस तो यही हो गया डेफिनेशन का, राइट टू कमांड एंड ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज। उसके बाद अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द पोजीशन। किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट में, ऑफिस में, पोजीशन में अथॉरिटी होती है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सबऑर्डिनेट आर रेस्पॉन्सिबल टू देयर सुपीरियर। तो ये एक और डिफरेंस इनके अंदर। उसके बाद हम बात करें डेलीगेशन की, जिसे हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं अभी। डेलीगेशन, अथॉरिटी के अंदर डेलीगेशन होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं होता। अभी हमने देखा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की होती है, एक अल्टीमेट, एक ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, बट अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि किसी काम, कोई काम नहीं हुआ क्योंकि आपके जो सबऑर्डिनेट थे वो कॉम्पिटेंट नहीं है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिजल्ट्स देने की, तो आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते। सो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। किसी भी हियरार्की के अंदर अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। अथॉरिटी इस तरह की चलती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट इसका इनवर्स फ्लोज अपवर्ड। सबऑर्डिनेट आर रेस्पॉन्सिबल टू देयर सुपीरियर्स, सो इट फ्लोज अपवर्ड। उसके बाद लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ कंटिन्यूइंग। किसी एक पोस्ट के अंदर अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी जब तक वो पर्सन वहां उस पोस्ट पे है हमेशा ही रहेगी, जब तक वो पर्सन इज होल्डिंग दैट पोस्ट। बट रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बार पूरी तरह डिफाइन नहीं होती, वो टास्क ओरिएंटेड होती है। जिस तरह से आपको कुछ काम मिला, ओवर विद द परफॉर्मेंस ऑफ गिवन ड्यूटी, जैसे ही आपने काम खत्म किया, आपकी उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, और नेक्स्ट काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट काम के साथ मिलती है। सो वी कैन से दैट अथॉरिटी हैज लॉन्ग लाइफ बट इट इज शॉर्ट लिव्ड। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज रिटर्न ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी। दो चीज होती है, एक होता है रिटर्न, एक होता है कॉस्ट। रिटर्न मतलब आपको कुछ फायदा मिल रहा है, कॉस्ट मतलब आपको कुछ देना पड़ रहा है, आपकी कोई लागत लग रही है। फर्स्ट इज रिटर्न ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कोई जिम्मेदारी दी गई तो आपको कुछ पावर्स दी जाएंगी, आपको कुछ अथॉरिटी दी जाएंगी टू रियलाइज दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम करने के लिए, टू मैनिफेस्ट दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे ही आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके साथ में आपको एक रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब फायदा, और फायदा क्या है? अथॉरिटी। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉस्ट ऑफ अथॉरिटी। जैसे आपको कोई काम करने की अथॉरिटी दी गई कि आपको ये अधिकार है कि आप ये आदेश दे सकते हो, तो इसके साथ एक लागत आएगी, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दोनों इस तरीके से डिफरेंट है, ये आप लिख सकते हैं, 2 या 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स टू ग्रांट, टू कन्फर अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इस डायरेक्शन में अगर अथॉरिटी फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ट्रांसफर की जाए तो वो क्या होगा? डेलीगेशन। डेलीगेशन इन लीडरशिप, एक हायरार्की के अंदर और आजकल की मॉडर्न नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, डेलीगेशन हैज बिकम एन इंपरेटिव टूल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज टू ग्रांट, कन्फर और एंट्रस्ट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन डू नॉट मीन सरेंडरिंग। डेलीगेशन का मतलब सरेंडर करना नहीं होता। सरेंडर मतलब सरेंडरिंग द अथॉरिटी, कि आपने अपनी सारी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे दी, ऐसा डेलीगेशन का मतलब नहीं होता। एक टाइम बीइंग के लिए आपने उनको अथॉरिटी दी है, ताकि आप जो सुपीरियर हैं वो किन्हीं इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सकें, और जो रूटीन टास्क है वो क्या कर सकें, वो जो सेकंड लाइन ऑफ अथॉरिटी हायरार्की है वो उसे अकम्प्लिश कर सकें। सबऑर्डिनेट एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ सुपर ऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को जो अथॉरिटी दी गई है वो किसके बिहाफ पे उस अथॉरिटी का यूज करेंगे? सुपीरियर के बिहाफ पे। बाय रूल दैट अथॉरिटी डू नॉट बिलोंग टू द सबऑर्डिनेट्स। लॉ के अंदर वो अथॉरिटी किसको बिलोंग नहीं करती? सबऑर्डिनेट को। आपने सुना होगा पॉलिटी पढ़ते वक्त, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो हमारे पार्लियामेंट में कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, उनमें से एक कमेटी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो वो क्या काम करती है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस तरह से हो रहा है इसके ऊपर नजर रखती है। अब वहां से देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या। देखो, पार्लियामेंट ने मान लो कोई लॉ बनाया, कोई कानून लेके आए, तो पार्लियामेंट क्या करता है? एक ड्राफ्ट बनाता है, उसको आउटलाइन देता है लॉ की, उस आउटलाइन को बाद में फिल कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो मेन काम लॉ बनाना किसका है? लेजिस्लेचर का। बट होता क्या है, लेजिस्लेचर एक
आउटलाइन फॉर्मेट बनाता है लॉ की, जो मोटी मोटी बातें हैं, वैल्यूज हैं, वो लिख देगा। उसके बाद जो लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से ग्राउंड पे काम करना है, वो होते हैं रूल्स, उन्हें कहते हैं डेलीगेटेड रूल्स। वो कौन करता है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव एजेंसी करती है। अब उन एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ने जो डेलीगेशन उनको दिया गया था, पावर जो डेलीगेट की गई थी कि आप भी इसको फिल कर सकते हैं, हमने जो मोटा मोटा कानून बनाया है, इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ग्राउंड रियलिटी क्या है उस हिसाब से इसके अंदर उस टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या काम करती है? वो देखती है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जिसने ये टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ बायलॉज बनाए हैं, दे आर इन अकॉर्डेंस विद द मेन लॉ। जो मदर लॉ है, जो पार्लियामेंट ने पास किया, उसके अकॉर्डिंग ही सारे हैं कि नहीं है, वो काम करती है देखने का कौन? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट ने क्या किया है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को डेलीगेट की है अथॉरिटी। पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, उनको डेलीगेट की है अथॉरिटी कि आप भी हमारे बिहाफ पे ही काम कर सकते हो। करना तो हमें चाहिए था, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें और भी चीजें देखनी है। आप ये ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से कुछ बायलॉज लॉज बना सकते हो। इसे क्या कहेंगे? डेलीगेशन। तो ये फिट एग्जांपल है डेलीगेशन क्या होता है उसका। इट इज प्रोग्रेसिव शेयरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसे डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की शेयरिंग भी होती है। इट इज असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, कि आपने कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिए और साथ में अथॉरिटी भी दी कि किस तरह से काम करना है। इट इज वेयर द सुपीरियर गिव्स ए सबऑर्डिनेट डिस्क्रिशन टू मेक डिसीजन। यहाँ सुपीरियर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि आप कुछ फैसले ले सकते हो। आपने एक और वर्ड सुना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में अंतर होता है। वो अंतर किस बात का होता है? ऑटोनॉमी का। इसका अंतर होता है वो ऑटोनॉमी। ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डी कंसेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर सेंटर में, एक पर्टिकुलर पॉइंट में सारी पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ना आ जाए, इसलिए उसको डिस्पर्स कर दिया थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द हियरार्की। और डेलीगेशन का केवल इतना सा मतलब है कि आपने अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट को किसी टाइम पीरियड के लिए दे दिया, ताकि आप दूसरे किसी काम में फोकस कर सकें, कंसेशन ना हो टॉप पे सारे काम का, इसलिए। हालांकि जो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो आपकी रहेगी, आप ही जिम्मेवार हो उस काम के लिए, चाहे आपने डेलीगेट कर दिया हो तो भी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। ऑटोनॉमी का डिफरेंस होता है और जवाबदेही का डिफरेंस होता है। ऑटोनॉमी मतलब डिसेंट्रलाइज्ड जो यूनिट होती है, उनके पास पूरी ऑटोनॉमी होती है अपने फैसले खुद लेने की। बट डेलीगेशन के अंदर ऑटोनॉमी कम होती है, बिकॉज दे आर एक्सरसाइजिंग दैट अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ सुपीरियर। तो अब देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन इसकी, एक थिंकर्स ने क्या कहा इसके बारे में। मूने, मिलेट, ये सब क्या कह रहे हैं? मूने, डेलीगेशन मींस कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय हायर टू लोअर अथॉरिटी। हायर टू लोअर अथॉरिटी, अगेन जो आपकी हियरार्की है, टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव है, इसने आगे अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, तो इसका मतलब डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन कन्फरिंग अथॉरिटी फ्रॉम वन एग्जीक्यूटिव और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट टू अनदर। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में क्या करना? कन्फरिंग अथॉरिटी। सिंपल सी बात आप याद रख सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस मोर देन सिंपली असाइनिंग ड्यूटीज टू अदर इन मोर और लेस डिटेल। डेलीगेशन का मतलब आपने सिर्फ सिंपली आपने बता दिया कि ये काम आपको करना है, इतना ही नहीं होता। और क्या होता है? द एसेंस ऑफ डेलीगेशन इज टू कन्फर डिस्क्रिशन, कि आपको उन्हें कुछ थोड़ी बहुत आजादी भी देनी होगी अपॉन अदर्स टू यूज देयर जजमेंट इन मीटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ड्यूटी। तो कुछ समस्या आ जाए तो वो कुछ फैसले भी ले सकें। आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, कुछ जो ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, और कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ गई, मतलब पेन पेंसिल खरीदने की भी परमिशन आपसे सुपीरियर से लेनी पड़ती है, तो सबऑर्डिनेट काम कैसे करेंगे? तो आपको कुछ उनको डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा कि कुछ डिसीजन वो खुद ले सके बिना आपकी परमिशन के भी। तो डेलीगेशन ये है। देन वी हैव फीचर्स ऑफ डेलीगेशन। अब यहाँ बात करते हैं एक इंडियन थिंकर की, जिनका नाम है मोहित भट्टाचार्य। उन्होंने कहा कि क्या क्या फीचर होने चाहिए डेलीगेशन में। 4 फीचर उन्होंने बताए, मोहित भट्टाचार्य। 4 फीचर क्या है? सबसे पहले असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको काम क्या करना है, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उनका काम क्या है। सुपीरियर जिसको कहते हैं डेलीगेटी, डेलीगेटर, सुपीरियर क्या कहेंगे? डेलीगेटर, और वो जो सबऑर्डिनेट है वो डेलीगेटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी बाय सुपीरियर, सुपीरियर को क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी असाइन करनी पड़ेगी किसको? सबऑर्डिनेट को। पहला एलिमेंट तो ये है। दूसरा है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, ड्यूटी के साथ में, ड्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रेस्पॉन्सिबिलिटी।
और यहाँ क्या है, ये अथॉरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है तो साथ में क्या करना पड़ेगा, डेलीगेटर टू द डेलीगेटी टू फैसिलिटेट द वर्क असाइन टू हिम। जैसे आपने बताया कि आपको ये काम करना है तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो डेलीगेशन के फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्रिएशन ऑन ऑब्लिगेशन, दैट द डेलीगेटी बिकम ड्यूटी बाउंड टू कंप्लीट द वर्क, और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन हो, और ऑब्लिगेशन किसके साथ आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। देन नो फर्दर डेलीगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है मोहित भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग, कि आपने अपने लोअर लेवल को कोई काम करने के लिए दिया है, डेलीगेट की है अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी एक फीचर होना चाहिए कि वो आगे अपने सबऑर्डिनेट को उसे डेलीगेट ना करें आपकी परमिशन के बिना। ऑब्लिगेशन बाय द डेलीगेटेड टू हिज सबऑर्डिनेट, नो फर्दर डेलीगेशन ऑफ ऑब्लिगेशन, कि किसी हायरार्की के अंदर मान लो ए बी सी डी, इन्होंने इनको काम डेलीगेट किया, तो ये बी ये नहीं कह सकते आगे सी को डेलीगेट करें कि भाई हमको कुछ काम मिला है वो आप इसे करें, नहीं तो ये डेलीगेट ही होता रहेगा, और ये कंसेंट्रेशन ऑफ वर्क कहां हो जाएगा, तो लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। फर्दर डेलीगेशन तभी होगा जब आपके सुपीरियर उसके लिए एग्री करें। नेक्स्ट इज एडवांटेज। इतना समझने के बाद आप बताएं कि डेलीगेशन की क्या एडवांटेज है। तो ये एडवांटेजेस के अंदर डेलीगेशन इज फंक्शनल इंपरेटिव, ये तो आपको पता लग गया होगा, मतलब इट इज साइन को नन, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो या प्राइवेट बिना डेलीगेशन के काम नहीं कर सकती। तो इट हैज बिकम एन फंक्शनल इंपरेटिव, इस तरह के वर्ड आपको यूज करना है। इट हैज बिकम एन फंक्शनल इंपरेटिव फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन, क्या रीजन है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सुपीरियर, तो रीजन है वही एडवांटेजेस की हो जाती है, इससे क्या होगा, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का बर्डन रिड्यूस करता है। अवॉइड डिले इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जब डेलीगेशन होगा काम का, तो एक जो काम सिर्फ सुपीरियर को करना था वो सारे मिलकर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जल्दी काम होगा, तो अवॉइड डिले। टू हैव प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू लोकल कंडीशन, और डेलीगेशन करने का मतलब मैंने बताया आपको अभी, कुछ पार्लियामेंट्री लॉ होते हैं उसके साथ में क्या होता है, डेलीगेट कर दिया जाता है अलग अलग विभागों को कि आप अपने हिसाब से इसको आगे पॉलिसी प्रोग्राम बना सकते हैं। ट्रेन द सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट को भी अगर आपने अथॉरिटी दी है पॉलिसी प्रोग्राम बनाने की, तो वो क्या होते हैं, एक ट्रेनिंग उनको मिलती है इन द आर्ट ऑफ शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग डिसीजन। टू डेवलप ए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, भाई आपके जाने के बाद आपके सुपीरियर ही तो किस पे आएंगे, आपके पोस्ट पे आएंगे, प्रमोट हो गए, तो आपने थोड़ा थोड़ा अपना काम का तरीका उनको भी सिखाया कि मेरे पास ये अथॉरिटी है, मेरे पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे काम करने हैं, तो आप भी इनको करें, तो वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपकी तैयार हो रही है। ओवरकम कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसको डेलीगेट कर दो किसको, स्पेशलिस्ट को, और वो फिर आराम से हो सकता है। टू इंक्रीज द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉय, अब आपको मान लो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या होता है, वो कहते हैं ना सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल, टू बी ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आपको क्या होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, और इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉय, तो इंट्रो जो एम्प्लॉइज हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि भाई एक पर्टिकुलर मशीन की तरह काम कर रहे हैं, हमारा एक रूटीन टास्क है, हम यहाँ आते हैं, और कुछ नहीं पूछता कोई। तो क्या होगा, डेलीगेशन से एक लगता है कि आपके सुपीरियर ने आपको कुछ काम बोला है, तो वहां पे एक क्रिएटिविटी आती है और एक एंथुसियाज्म बढ़ता है। टू ओवरकम कंजेशन ऑफ वर्क एट टॉप लेवल पे कंजेशन ना हो, तो बहुत ही सिंपल बातें हैं, बट आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे, कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो आप लिख पाएंगे। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीगेशन? डेलीगेशन में भी फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्शियल, फुल, टेम्पररी, परमानेंट, डायरेक्ट, इंटरमीडिएट। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर में 15 वर्ड्स में, तो आप बता सकते हैं कि डेलीगेशन 5 तरीके से हो सकता है। पहला है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, इन तरीकों से किया जाए, और इनफॉर्मल मतलब कन्वेंशन, कस्टम, या जो इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप है सबऑर्डिनेट या सुपीरियर के साथ में किसी की भी, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम मैंने आपको बताया ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, उस तरीके से अगर डेलीगेशन हो रहा है तो वो इनफॉर्मल है, बाकी फॉर्मल डेलीगेशन। पार्शियल और फुल। पार्शियल का मतलब ये है कि आपको कंफर्मेशन की जरूरत है सुपीरियर की कुछ केसेस में, और फुल डेलीगेशन का मतलब आपको पूरी अथॉरिटी दे दी गई है कोई भी काम करने की। फॉर एग्जांपल मान लो कोई डिप्लोमेट बाहर की कंट्री में गया है किसी डील के ऊपर नेगोशिएशन करने में, तो अगर आपने उसको फुल अथॉरिटी दी है तो सारा डिसीजन मेकिंग खुद कर सकता है विदाउट एनी रेफरेंस और कंफर्मेशन फ्रॉम द सुपीरियर। देन वी हैव परमानेंट एंड टेम्परेरी। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन की, तो ये पार्शियली होता है, बहुत कम केसेस में, रेयर केसेस में
फुल डेलीगेशन दिया जाता है। इसी तरीके से परमानेंट एंड टेम्परेरी, तो परमानेंट भी रेयर होता है कि आपको परमानेंट डेलीगेशन दे दिया गया, डेलीगेट कर दी गई अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा भी बहुत कम केसेस में होता है। और टेम्परेरी डेलीगेशन मतलब एक पर्टिकुलर टास्क है, वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास से अथॉरिटी ले ली गई है। उसके बाद है डायरेक्ट और इंटरमीडिएट। डायरेक्ट का मतलब कि आपसे जो नेक्स्ट लोअर लेवल है उसी को आपने क्या कर दिया, डेलीगेट कर दी अथॉरिटी। इंटरमीडिएट का मतलब यह है कि उसके बीच में एक और लेवल आ गया है। मूने जो है वो इसका एक एग्जांपल बताते हैं, मूने रेले। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, यूएसए प्रेसिडेंट, उनका जो इलेक्शन है वो इंटरमीडिएट डेलीगेशन एक तरीके से, मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज को लोग चुनेंगे, फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज किसको चुनेगा, प्रेसिडेंट को, लोगों के बिहाफ पे। तो ओवरऑल अथॉरिटी किसकी है, चुनने की, लोगों की, बट उनको उसकी लोगों के बिहाफ पे यूज कौन कर रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ भी हमारे इंडिया के अंदर भी प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट। एंड देन फाइनली कंडीशनल, अनकंडीशनल। कंडीशनल डेलीगेशन और अनकंडीशनल, किसी कंडीशन के साथ आपको अथॉरिटी दी जाए कि आपको जो आपके सुपीरियर है उनका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, उनकी परमिशन से आप काम कर सकते हो। और अनकंडीशन मतलब उसके साथ किसी तरह की कंडीशन आपके साथ अथॉरिटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो ये टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। देन कुछ बात कर लेते हैं हिंड्रेंस की, डेलीगेशन जब होता है तो उसमें क्या हिंड्रेंस आती है, ऑर्गेनाइजेशन हिंड्रेंस है, पर्सनल हिंड्रेंस है, क्या समस्याएं इसके अंदर आ सकती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ऐसी समस्याएं हैं जो डेलीगेशन को मुश्किल कर देती हैं। डेलीगेशन, देयर आर ऑब्स्टिकल बिटवीन द डेलीगेशन। अनस्टेबल एंड नॉन रिपीटेटिव कैरेक्टर ऑफ द वर्क, काम ही ऐसा ना हो जो डेलीगेट नहीं किया जा सकता, काम ही ऐसा हो जो डेलीगेट नहीं किया जा सकता, मतलब नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव काम को तो आप डेलीगेट कर सकते हो क्योंकि आपको किसी और कॉम्प्लेक्स टास्क पे फोकस करना होता है, बट काम ही कॉम्प्लेक्स हो, नॉन रिपीटेटिव हो, तो वो डेलीगेट नहीं किया जाएगा। तो ये पहला हिंड्रेंस है। लैक ऑफ इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव नहीं है तो भी डेलीगेशन नहीं होगा। सेंट्रलाइजेशन रिक्वायरमेंट, कुछ काम ऐसे हैं, कुछ प्रोग्राम पॉलिसी ऐसी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही सेंट्रलाइजेशन है, जैसे कुछ नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है या एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, तो वहां आप बहुत सारी चीजें डेलीगेट नहीं कर सकते। वहां पे एक अथॉरिटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको सब कुछ डिसाइड करना होता है, अथॉरिटी उनके पास होती है। सेंट्रलाइजेशन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। उसके बाद स्मॉलर साइज और नैरो ज्योग्राफिकल कवरेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो साइज है वो ऑलरेडी स्मॉल है, हायरार्की है उसके अंदर बहुत कम लेवल है, तो आप डेलीगेट नहीं करेंगे। नॉर्मली फिर वो काम कौन करेगा, जो सुपीरियर है वही उस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी नहीं है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस भी नहीं है जहाँ उसको डेलीगेट किया जा सके, सब डिवीजन भी बहुत कम है उसके, उसकी ज्योग्राफिकल साइज पे भी मैटर करता है ये। लैक ऑफ वेल डिफाइंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आपको कई बार बता चुका कि ये अगर यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन नहीं है तो डेलीगेशन नहीं हो पाएगा। इनकम्पिटेंसी ऑफ लेवल लोअर लेवल पर्सनल्स, आपके नीचे के जो लोग हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो इनकम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए, तो भी डेलीगेशन नहीं होगा। द लेसर एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू फ्यू प्रेसिडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन बहुत नई है तो भी आप डेलीगेशन ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना स्पेशलिस्ट नहीं हो पाए काम को करने में, तो वहां आप डेलीगेशन से एफिशिएंसी नहीं पा पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एंड पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस, अब जहां किसी पर्टिकुलर लॉ में लिखा है कि इसे आप डेलीगेट नहीं कर सकते तो आप उसे नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल और प्रोसीजरल कुछ रेस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डेलीगेशन मुश्किल हो जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस इन डेलीगेशन। उसके बाद है पर्सनल हिंड्रेंस। पिफनर ने बताया पर्सनल हिंड्रेंस क्या हो सकते हैं। द फॉलोइंग आर द पर्सनल हिंड्रेंस टू डेलीगेशन। ये जो वर्ड लिखे हैं आप इन्हें फोकस करके आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले ईगोटिज्म, उसके बाद अफ्रेड, डिसलॉयल, impatient, then political consideration, emotional maturity and symbol of leadership। एक एक करके देखते हैं। ईगोटिज्म, ईगोटिज्म क्या होता है, पर्सन हु राइज टू पोजीशन ऑफ हायरार्किकल लीडरशिप हैव मोर देन नॉर्मल ईगोटिज्म, जो टॉप पे चला गया वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करना चाहेगा। तो ये पर्सनल हिंड्रेंस है कि जो आपके लीडर है वही नहीं चाहते कि आपके जो सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप है वो तैयार हो। दूसरा, दे आर अफ्रेड दैट अदर विल नॉट मेक प्रॉपर डिसीजन टू कैरी आउट देम इन डिजायर्ड मैनर। ये आपके लीडर को, सुपीरियर को लगता है कि अगर मैंने ये अथॉरिटी डेलीगेट कर दी तो वो इस काम को इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे जितना मैं कर रहा हूँ। इस तरह की फीलिंग अगर है तो भी डेलीगेशन मुश्किल हो जाएगा। दे फियर द डिसलॉयल और सबवर्सिव पावर सेंटर्स विल डेवलप अमंग द स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे
तो ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इन लीडरशिप, ये तीनों बातें उस बात को दर्शाती हैं कि लीडरशिप में अगर इनसिक्योरिटी फीलिंग है सबऑर्डिनेट्स को लेके कि वहां पे पावर सेंटर बन जाएगा एक, तो भी डेलीगेशन नहीं होगा। हाईली मोटिवेटेड पर्सन बिकम इम्पेशेंट विद द स्लोअर पेस ऑफ इनडिसिजननेस। आपका लीडरशिप जो है वो हाईली मोटिवेटेड है, एकदम एंथुजियास्टिक है, वो अगर किसी काम को डेलीगेट करेगा तो उसी पेस और फ्रीक्वेंसी पे चाहेगा कि सबऑर्डिनेट भी काम करें, और ऐसे पेस पे फ्रीक्वेंसी पे काम अगर नहीं कर रहे हैं सबऑर्डिनेट तो वो डेलीगेट नहीं करेगा। पॉलिटिकल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, क्योंकि अब डेलीगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप दोनों तरीके से देखें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंसिडरेशन को देखें तो वहां पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है, ऑफन मेक डेलीगेशन डिफिकल्ट। पॉलिटिक्स अगर किसी चीज में आ गई तो आप डेलीगेशन नहीं कर सकते। The act of delegation requires emotional maturity, which apparently is rare even among successful people. Emotional maturity चाहिए, emotional maturity मतलब जो आपकी insecurities है उनको overcome करने के लिए, तो ये बहुत कम पाई जाती है, इसकी वजह से भी delegation बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Symbol of leadership: those personal qualities and trait which attract the attention of others. ऐसी क्वालिटी और ऐसे आपकी क्वालिफिकेशन, ऐसे आपके ट्रेट्स जो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, inconsistent with the philosophy of delegation. Those striving to succeed must make themselves strong, make themselves prominent. इसका मतलब ये हुआ कि जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप की डेफिनेशन के ही अगेंस्ट लगता है डेलीगेशन। कि अगर आपको किसी अथॉरिटी में आप हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेवल पे आप हो और आप प्रोमिनेंट बना रहना चाहते हो, तो सारी अथॉरिटी आप एक्सरसाइज करना चाहेंगे। तो लीडरशिप की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसके अगेंस्ट जाता है डेलीगेशन। कुछ लोगों को, कुछ लीडर्स को ऐसा लगता है, इसलिए भी वो डेलीगेट नहीं करते हैं। तो ये कुछ पर्सनल हिंड्रेंस है डेलीगेशन के लिए। उसके बाद हम देखें, अगर इन बातों का ध्यान दिया जाए तो डेलीगेशन स्मूथ और इफेक्टिव हो सकता है। जैसे स्पेसिफिक हो, रिटर्न हो, क्लियरली रिटर्न हो कि आपके काम क्या है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ क्लियरली डिफाइंड हो। उसके बाद डेलीगेशन किसी इंसान को ना हो, पोजीशन को हो, किसी पर्सन को लेकर डेलीगेशन ना हो। यहाँ पे आप याद करें एमपी फोलेट, मैरी पार्कर फोलेट क्या कहती हैं, अथॉरिटी इज इन फंक्शन, फंक्शनल अथॉरिटी की बात करती है, किसी पर्सन में नहीं होती, फंक्शन में अथॉरिटी होती है। तो इसी तरीके से डेलीगेशन भी पोजीशन को किया जाए, ना कि किसी पर्सन को। कंपिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, आपके सबऑर्डिनेट को जिनको आप डेलीगेट करना चाहते हो कितने कॉम्पिटेंट हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके डेलीगेशन स्मूथली काम करेगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट को टर्मिनेस एंड को इक्वल, इससे क्या याद आ रहा है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, को टर्मिनेस एंड को इक्वल होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस को आप फॉलो करेंगे। डेलीगेशन शुड बी प्रॉपर्ली प्लान डेलीगेशन होना चाहिए। वेल डिफाइंड पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड प्रोसीडिंग शुड बी अडॉप्टेड। देन द कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी केप्ट फ्री एंड ओपन एंड सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग शुड बी देयर। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, आपने डेलीगेट तो कर दिया, उसके बाद वो जो ऑब्लिगेशन उनके ऊपर है उस हिसाब से वो ड्यूटीज को निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, ये भी देखना आपका काम है। और इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का मैकेनिज्म, प्रोसीजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर होगा तो डेलीगेशन का जो पर्पस है वो आप रियलाइज कर पाएंगे। डेलीगेशन शुड बी फॉलोड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, कि आपने डेलीगेशन किया, उसके बाद आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने किस तरह से उस काम को कंप्लीट किया, कितनी एफिशिएंसी से, कितनी इफेक्टिवनेस के साथ में, और टाइम बाउंड मैनर में उसको कंप्लीट किया नहीं किया। अगर ऐसा किया है तो उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए, और नहीं किया है तो फिर अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। इस तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम हो तो डेलीगेशन अच्छी तरह से काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेलीगेशन। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चेंज मैनेजमेंट। चेंज का मैनेजमेंट, परिवर्तन का प्रबंध। इसके अंदर आपके दो वर्ड हैं, पहला चेंज, दूसरा मैनेजमेंट। इसे आप कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अब इस चेंज से आप क्या समझते हैं, आप कोई अपने आप में कुछ बदलाव ला सकते हैं आप, कि आपको लगता है कि अब एग्जाम पास में आ गया है तो आप उसको अपना स्टडी जो टाइम टेबल उसको चेंज कर देते हैं। आपको अगर और ज्यादा हेल्दी लिविंग चाहिए तो आप अपने डाइट प्लान को चेंज कर देते हैं, आप अपने रूटीन को चेंज करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। अपने एक्सटर्नल फैक्टर से उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, रिलेशनशिप चेंज होती हैं टाइम के साथ। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की वजह से चेंजेस लाने बहुत जरूरी हैं, अगर आप उसे एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाए रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अभी जितनी भी प्राइवेट और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्गेनाइजेशन है सारी, इनके अंदर एक बज़वर्ड पूरा चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी अगर कोई पेपर वर्क कर रहा है, फाइलिंग अप ऑफ फाइल्स,
और जो ऑब्सोलीट मेथड उनको यूज कर रहा है तो एफिशिएंट नहीं हो पाएगी, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगी। अभी जमाना है डिजिटलाइजेशन का, तो जो सरकारी स्कूल है उसमें भी डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, उसके अंदर भी कंप्यूटर होने चाहिए, उसके अंदर भी अच्छे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, उसके अंदर भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होने चाहिए। जमाना है रोबोटिक्स का, तो नई इंडस्ट्रीज को अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, कॉम्पिटिटिव एज रखनी है, तो उनको भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है? ये सब है चेंज, कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, कुछ इंटरनल फैक्टर की वजह से कुछ चेंजेस आना। आपको नया स्किल सिखाना है, या फिर मान लीजिए अभी इसराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां एक्सपोर्ट करती थी, तो वो सारा तो काम बंद हो गया। अब उसको अपने सिस्टम के अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। कोविड के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से काम नहीं कर सकती जैसा नॉर्मल टाइम में कर सकती है। इसलिए बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से चेंज लाना पड़ता है। सरकार बदलती है तो फिलोसफी बदलती है, वैल्यूज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, वैल्यूज है, वो चेंज होती हैं, तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अपने काम का तरीका चेंज करती है। कुछ नया लॉ आ गया, कंपनीज एक्ट कुछ नया बन गया, तो इस हिसाब से चेंज हो गया। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो एनवायरमेंटल लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज को काम करना पड़ेगा, जो कि 50 साल पहले नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हर चीज के अंदर चेंज आता है। अब इस चेंज को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज, क्योंकि चेंज एक ऐसी चीज है जिसको दोनों तरह के लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक तो चेंज को एक्सेप्ट करने वाले, चेंज को ओपोज करने वाले। ओपोज करने वाले के पास अपने रीजन है, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके पास अपने रीजन है। किसी को जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, किसी को इनोवेशन अच्छा लगता है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको एक्सेप्ट और अपोज करने वाले भी वहां लोग हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस पूरे मामले को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे ही कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे इक्वली एप्लीकेबल है। So let's see what is change management. It refers to how companies handle modifications such as implementation of new technology, adjustment to existing processes, shifting organizational hierarchy. हायरार्की में चेंज करना हो, टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना हो, नया कोई नया स्किल सिखाना हो एम्प्लॉइज को, तो ये सब क्या है? चेंज। इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं हो पाता है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, कैसे होता है देखते हैं। चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब आपने चेंज को इनिशिएट किया तब से लेकर चेंज परमानेंट हो गया तब तक के पूरे प्रोसेस को चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। फिनिश इंक्लूडिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सॉलिडिफाइंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसको सॉलिडिफाई भी करना है, नहीं तो वापस ऑर्गेनाइजेशन उसी स्टेज में चली जाती है। तो दिस इज चेंज मैनेजमेंट। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके दो तरह के फैक्टर काम करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अलग अलग देख लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के लिए आप एक एक्रोनिम याद रखें, पेस्टल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जिसकी वजह से चेंज आता है और उसे मैनेज करना पड़ता है। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, और ई से एनवायरमेंटल। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें। और अब देखते हैं कि सबसे पहले पी, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। विद डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, दुनिया के हर कंट्री में काम करती हैं। तो जैसे जैसे जिस कंट्री में वो काम कर रही है, उस कंट्री का जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कंपनी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में, वो एक तरीके से काम नहीं कर सकती। जो कंपनी चाइना और अमेरिका में एक तरीके से काम नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर अलग है। Across the globe, companies, especially multinational ones, are subject to political pressure. एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल राइट्स हो रहा हो, कू हो रहा हो कंट्री में, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, इलेक्शन हो रहे हो, तो उस समय जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने आप को थोड़ा चेंज करना होता है। इकोनॉमिक फैक्टर प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. It can be because businesses are major part of economic operation, and since there are many economic factor, business has to consider. जैसे इंडिया में देखें तो आप एलपीजी को लिख सकते हैं। एलपीजी चेंजेस की वजह से बहुत सारे चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने पड़े। डिमांड कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं आ रखा है, फाइनेंशियल इश्यूज लाइक करेंसी वैल्यूएशन हो गया हो, या फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस आए हो। देन वी हैव सोशल फैक्टर।
दिवाली, होली। अब दिवाली को फ्लिपकार्ट जो बिग बिलियन सेल लेके आता है तो उसमें उसको ऑर्गेनाइजेशन को हायरार्की में कुछ चेंज करना पड़ सकता है या उनके तरीके में कुछ चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे सीजन की वजह से कल्चरल फैक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड उनके ऊपर आने वाला है। या आप कुंभ के मेले को मान लीजिए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब कुंभ के मेले को एडमिनिस्टर कर रहा है तो वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता, उसको फिर नई स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा। तो सोशल फैक्टर बहुत है, जैसे कल्चरल फैक्टर प्लेज ए ह्यूज रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर प्रेफरेंस, जैसे सीजनलिटी, फेस्टिवल है, हॉलीडेज है, सोशल फैक्टर है, कंजम्पशन किस तरह से, एक्सपेंडिचर ट्रेंड क्या है। तो प्राइवेट के बारे में और पब्लिक के बारे में, दोनों के बारे में एक साथ बात हो रही है। देन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है। ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन, कंपनीज शुड अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज टू स्टे अहेड एट लीस्ट एट पार विद कंपटीशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे वन टच पेमेंट सिस्टम है, यूज ऑफ एआर है, वेबसाइट्स है, डिजिटाइजेशन है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपने सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए चेंज लाना पड़ेगा और उस चेंज को मैनेज करना पड़ेगा। लीगल फैक्टर क्या हो सकते हैं रिलेटेड टू लीगल सिस्टम ऑफ कंपनीज कंट्री? क्या है, नया कोई कानून हो, अमेंडमेंट हो, जो कंपनीज लॉ में अमेंडमेंट होता रहता है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, टैक्सेशन है, वर्किंग आवर्स में कोई चीज आ गया, रेस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा कैन अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन एंड प्रॉफिट्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो मैंने बताया आपको कि जिस तरह से एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उस हिसाब से अब कंपनी उसी तरीके से काम नहीं कर सकती जो 50-60 साल पहले करती थी। अब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर बिकमिंग मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न। विद राइजिंग awareness, companies are required to exhibit a certain degree of responsibility, environmental assessment, ठीक है, degree of responsibility towards the environment. When they fail to do so, the public realize it and the firm faces losses. जैसे ही पता लगता है ना कि ये पर्टिकुलर फर्म है जो बहुत, आप कह लीजिए डेवलप्ड नेशन है, तो वहां तो इस तरह की कंपनी बिल्कुल काम नहीं कर सकती जो एनवायरमेंटल इश्यूज को बिल्कुल भी उनकी कंसर्न लिस्ट में ना हो। इसके क्या है, जैसे यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्टेज, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स आर सम एग्जांपल्स। ये क्या है, मैंने जो बताया था पेस्टल, उसमें क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंट। उसके बाद लास्ट हो सकता है कॉम्पिटिटिव फैक्टर, कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी लिया है या उनके काम करने के प्रेशर की वजह से आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो या प्राइवेट हो, किस में काम करती है, एक एनवायरमेंट में काम करती है, इकोलॉजी में काम करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह से काम कर रहे हैं, तब आप वर्थ वाइल होंगे कस्टमर के लिए या सिटीजन के लिए, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। कंपटीटर्स आर अनदर मेजर एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द फर्म थ्रू ऑपरेशंस। इफ ए कंपटीटर इंप्लीमेंट्स low pricing strategy or new innovative product, it could sweep away a firm's whole career. भाई जैसे मान लो जियो आया तो वोडाफोन को लॉसेस हुए, उनको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से कॉम्पिटिटर भी अपने आप में एक एक्सटर्नल फैक्टर है। और हमने देख लिया पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, सोशल, ये किस तरह से चेंज को फोर्स करते हैं कि चेंज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना ही होंगे। अब देख लेते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं? इंटरनल फैक्टर ये हो सकते हैं कि भाई आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, आपको हायरार्की में कुछ चेंज करने हैं, आपको कुछ एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, जितने भी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये जरूरी है। जैसे एफिशिएंसी, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटर से बेहतर काम करना चाहती है तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। एम्प्लॉइज की सैलरी और बोनस को इंक्रीज करना है तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। शेयर होल्डर के डिविडेंड को ज्यादा बढ़ाना है तो चेंज लाने पड़ेंगे। तो इसलिए हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी चाहिए और चेंज भी बहुत जरूरी है। कंट्रोल दूसरा फैक्टर है, कंट्रोल। पीपल एट मैनेजरियल पोस्ट वांट टू रीगेन कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, दे हैव देयर ओन फिलोसफीज एंड वेज ऑफ वर्किंग। जो टॉप पे लोग हैं उनकी अपनी फिलोसफी होती है, काम करने का तरीका होता है, उनको लगता है कि कंट्रोल और ज्यादा होना चाहिए या फिर किसी भी तरह का चेंज ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। तो ये अपने आप में एक इंटरनल फैक्टर है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो आपका टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है वो किसी चीज को लेकर चेंज चाहता है, तो ये इंटरनल फैक्टर है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर वो चेंज आएगा, विच इज फॉलोड बाय एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है लीडरशिप। डायनेमिक मैनेजर ऐसा हो वो इंट्रोड्यूस चेंज
बिकॉज दे वांट टू लीड द मार्केट। एक डायनेमिक मैनेजर है, वो मार्केट के अंदर लीड करना चाह रहा है, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर वो टॉप करना चाह रहा है, देन ही विल इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन वन बिजनेस फोर्सेस द अदर टू अडॉप्ट द चेंजेस। और एक बिजनेस के अंदर चेंज आया तो वो दूसरे बिजनेस के अंदर भी लाना पड़ेगा। उसके बाद है इंटरनल प्रेशर्स। इंटरनल प्रेशर मतलब कोई हड़ताल हो गई, ट्रेड यूनियन है, लोगों की सैलरी कम है, डिससेटिस्फाइड है वर्कर, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, पे स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, नेगेटिव बिहेवियर है मैनेजर के खिलाफ। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से चेंज लाना पड़ेगा। चेंज इन वर्कफोर्स, कोई नया मैनेजर आएगा तो उसकी मैनेजर की फिलोसफी अलग होगी, नया वर्कर आएगा तो उसके काम करने का तरीका होगा अलग, तो वो अपनी वैल्यूज और बिलीफ के साथ में चाहेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज हो। और उसके बाद है इंटरनल एफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कुछ इनएफिशिएंसी है, जैसे होता है ना कि एक एमडी नया आया, या फिर कोई जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, उनके बाद में उनके जो बेटे हैं वो संभालेंगे, तो वो अपने तरीके से अपने वैल्यू सिस्टम से वो देखेंगे कि हिरार्की ज्यादा है या हिरार्की बहुत टॉल है, फ्लैट करना है इसको, यूनिट ऑफ कमांड नहीं हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजों में चेंज करना क्या है, ये अपने आप में एक इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल इनएफिशिएंसीज लाइक इम्बैलेंस बिटवीन नैरो एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप में, या इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंप्रूवमेंट इन दीज एरियाज रिक्वायर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, इसकी वजह से भी चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर सम इंटरनल फैक्टर्स जिसकी वजह से चेंज लाना पड़ेगा और चेंज को मैनेज करना होगा। देन वी हैव लेविन्स चेंज मॉडल। लेविन्स चेंज मॉडल को समझने के लिए आप ऐसे समझें, लेविन साहब ने क्या बताया कि चेंज किस तरह से लाया जा सकता है। लेविन्स चेंज मॉडल, या इसे कह सकते हैं फील्ड थ्योरी। लेविन साहब कहते हैं कि देखो मान लो ये दो एक्सिस पे, एक एक्सिस है जिसके ऊपर है परफॉर्मेंस, या आप कह सकते हैं एफिशिएंसी, और दूसरी एक्सिस है उसके ऊपर है टाइम। ये इस तरीके से यहां पे टाइम है। अब अगर आपकी परफॉर्मेंस है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये मान लो 1 ईयर, एक साल से आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, आप इस परफॉर्मेंस को लाना चाहते हैं यहां पे, ये परफॉर्मेंस इस तरीके से बढ़ रही है ना, यहाँ पे ये 0 0, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ परफॉर्मेंस बढ़ रही है। आप इस परफॉर्मेंस को इस लेवल पे लाना चाहते हो 3 इयर्स में, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इस रास्ते को तय करना। ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन यहां आके रुक गई है, ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे काम कर रही है। होता ना एक इनर्शिया बन गया, मोमेंटम बन गया कि इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है। आपको चाहिए ये परफॉर्मेंस, तो आपको ये चेंज लाना पड़ेगा इतना। अब यहां पे कुछ फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जो चाहते हैं चेंज हो जाए, वो इस तरफ इसको धकेलेंगे। ठीक है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि कुछ भी ना हो, जैसा है वैसे चलने दो, वो इसको इस तरफ धकेलेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, देयर आर सम पर्सन हु आर अगेंस्ट चेंज एंड देयर आर सम पर्सन हु आर फॉर चेंज। अगेंस्ट चेंज है, इनका अपना रीजन है, ये कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस चल रही है बहुत बढ़िया है, आप अगर ऊपर की परफॉर्मेंस में जाओगे तो आपको चेंज लाना पड़ेगा, और चेंज के लिए आप बहुत सारे काम करोगे, जैसे टेक्नोलॉजी का लाना, ये सब करना, जिसकी वजह से हमारी जॉब जा सकती है, जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि हम इन चीजों को सीख पाएंगे। क्योंकि कुछ पास्ट में भी कुछ चेंजेस किए थे जिनका भी अगर मान लो रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो वो प्रेसिडेंट भी गिनाएंगे, तो ये अपने रीजन बताएंगे कि चेंज क्यों नहीं करना। ठीक है,
और ये जो लोग हैं ये अपने रीजन बताएंगे कि चेंज क्यों करना है। ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रिएटिव हैं, एंथुजियास्ट हैं, चेंज की वजह से वो समझते हैं कि क्या अगर एआई का इस्तेमाल होगा तो किस तरह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरह के दोनों फोर्सेस हर समय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम कर रहे होते हैं। अब आप मुझे बताओ अगर चेंज लाना है तो किस फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा? ऑब्वियसली जो फोर, ये जो चेंज है इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कर्ट लेविन साहब ने 3 तरीके बताए। पहला कि इंक्रीज द एफर्ट ऑफ फोर, रिड्यूस द एफर्ट, ये भी एफर्ट ही लगा रहे हैं अपना कि चेंज ना हो, एफर्ट ऑफ अगेंस्ट, या दोनों को एक साथ करो 1+2, ये तीसरा तरीका है। या तो इसको ज्यादा करो या इनको कम करो या दोनों एक साथ करो, तब जाके चेंज आएगा। तो अब ये इनके तरीके के हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 लेवल बन गए। एक लेवल ये है, इस लेवल पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ऑर्गेनाइजेशन को अनफ्रीज करना पड़ेगा। अनफ्रीज मतलब ये जो जम गई है ना बर्फ, ये ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया है, इसको तोड़ो पहले तो। ये कैसे टूटेगा? लोगों को समझाओ कि भैया चेंज करना बहुत जरूरी है, लोगों के अंदर एक माहौल बनाओ, उसके बाद में चेंज लेके आओ, इसको बोलेंगे चेंज। और जैसे चेंज आ जाए, क्योंकि देखो ये लोग अभी भी लगे हुए हैं कि चेंज नहीं आए नहीं आए, तो अगर आपने यहीं छोड़ दिया काम को तो ये वापस इसको नीचे ले आएंगे। यहां पे इसको करना है फ्रीज, ठीक है, इसको यहां पे फ्रीज करना है, मतलब सोलिडिफाई करना है। अब ये परमानेंट रहेगा फिर, तो फिर आप पैरेलली इस परफॉर्मेंस लेवल पे काम कर पाएंगे। तो ये पूरा है फील्ड थ्योरी ऑन लेविन्स चेंज मॉडल। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो बना के दिखा सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं ये पहला, अनफ्रीज, चेंज और फ्रीज, ये क्या है? अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज, ये रिफ्रीज कह लीजिए या फ्रीज कह लीजिए। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्यों जरूरी है चेंज, जरूरत क्या है चेंज करने की। अनफ्रीज करते हो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया है, जो बर्फ जम गई है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई चेंज होना नहीं चाहते कुछ लोग, वो ज्यादा उनका जो जोर है, जो एफर्ट है उनका ज्यादा है, जो चेंज होना चाहते हैं उनसे, तो उनको पहले तो सिखाना पड़ेगा कि चेंज क्यों जरूरी है। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी चेंज, पता करो कि चेंज क्या करना है। एनकरेज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, पुराने तरीके काम करने के, जो फाइलों पे ऑन पेपर काम करने के तरीके, उनको डिस्करेज करो, ठीक है। और जो उनको उनको डिस्करेज करके जो नए तरीके हैं उनको एनकरेज करो कि ओल्ड तरीकों को ना हम अपनाएं। अब एंश्योर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सपोर्ट इसमें लेना जरूरी है। मैनेजमेंट एंड मैनेज एंड अंडरस्टैंड द डाउट्स एंड कंसर्न, जो भी चाहते हैं कि चेंज नहीं हो उनके क्या डाउट्स हैं, उनके क्या कंसर्न, उनको सुने। तो यहाँ ये तरीका क्या, इससे क्या होगा? अनफ्रीज, जो आप करना चाहते हो उसके लिए यू विल सेट द स्टेज फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले आपने स्टेज बना ली। अब लोग तैयार हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये एग्री तो हो गए करने के लिए। उसके बाद प्लान द चेंज, इंप्लीमेंट द चेंज, हेल्प एम्प्लॉय टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑफ व्यू। आपने प्लान बना लिया, आपने इंप्लीमेंट कर दिया, और जो लोग हैं उनको सिखाओ कि इस चेंज के साथ कैसे काम करना है। उसके बाद रिफ्रीज, जैसे ही काम करना शुरू किए उसके बाद आपको पीछे नहीं जाना, आपको इस जगह फ्रीज कर देना इसको, जो आपने अनफ्रीज किया था ना उस जगह, तो आप उस ऊपर वाला लेवल है परफॉर्मेंस के, वहां जा पाएंगे। चेंज आर रीइंफोर्स्ड एंड स्टेबलाइज्ड, इस जगह आपको स्टेबलाइज करना है, इंसेंटिव देके, या जो बहुत अच्छा काम करेगा उसको हम फॉरेन ट्रिप्स देंगे या इस तरह के, मतलब उन लोगों को वहीं रोक के रखना। आपको जो नहीं चाहते थे चेंज हो उनको आपको इस लेवल पे रोक के रखना है कैसे भी। इंटीग्रेट चेंजेस इनटू नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, उसको नॉर्मल बना देना है। डेवलप वे टू सस्टेन द चेंज एंड सेलिब्रेट सक्सेस, खूब पार्टी करो, ताली बजाओ, मिठाई बांटो कि हमने चेंज किया, हमने एक नई मशीन लगाई है। किसी अब मान लो अगर हॉस्पिटल की बात हो तो हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लेके आएंगे जिससे सारे डॉक्टर को एक क्लिक पे पेशेंट की सारी जानकारी मिलेगी, या जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे डायरेक्टली किसी तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें एआई का हमने यूज कर लिया है, तो इसको सेलिब्रेट करो। फिर जैसे ही आपको जो एम्प्लॉइज उनको पता लगेगा हाँ ये एक्चुअल में काम की चीज है, जो वो उस पर काम करेंगे, जब उस प्लेटफॉर्म को देखेंगे तब वो समझेंगे कि हाँ ये ठीक था। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, जॉन कटलर, जॉन कोटर सॉरी जॉन कोटर, जॉन कोटर के 8 स्टेप प्लान फॉर इंप्लीमेंटिंग चेंज, किस तरह से आप प्लान इंप्लीमेंट को सॉरी चेंज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इन्होंने भी तरीका तो लगभग यही बताया कि शुरुआत में आप क्या करोगे, अनफ्रीज, फिर चेंज,
फ्रीज, इनके अगर नाम से क्वेश्चन आ जाए तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। इसके 8 इनके स्टेप हैं। जैसे क्रिएट, इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो अर्जेंसी क्रिएट कर दो, क्यों जरूरी है चेंज। तो सबसे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बताएगा कि देखो अब एआई आ गया है, इसकी वजह से कॉम्पिटिटर है वो बहुत एफिशिएंटली और बहुत स्पीड से काम कर सकते हैं, तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इस तरह से बहुत जरूरी है कि एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी है आपको, ये चेंज नहीं आया तो बहुत दिक्कत होने वाली है, चेंज आना ही चाहिए। ठीक है, एस्टेब्लिश ए फीलिंग ऑफ अर्जेंसी ऑफ हरिडनेस टुवर्ड्स द चेंज। उसके बाद आपने जैसे ये टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है तो अपनी एक टीम बना लो भाई, हर डिपार्टमेंट से एक एक पर्सन को ले लिया जो बहुत प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉप लोगों को लेना है, हो सकता है कि एक लोअर लेवल ऑफ हायरार्की के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जिसका इनफॉर्मली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उसकी बात सब मानते हो, तो ऐसे लोगों को रूम में ले गया, उनको बुलाओ, फॉर्मुलेट एक गाइडलाइन कोलिजन, उनका एक कोलिजन बनाओ। अब ये सिर्फ बात करेंगे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव इनसे कि भैया आप जा जाके बताओ, आप सबको होता ना एक माहौल बनाना, साइकोलॉजी में चेंज लेके आना, नैरेटिव क्रिएट करना, तो ये काम शुरू करेंगे। देन फॉर्म डेवलप ए स्ट्रेटजी टू ब्रिंग अबाउट चेंज। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाना शुरू करो और ये अपना काम करेंगे टू डेवलप ए नैरेटिव। देन एनलिस्ट कम्युनिकेट और पुट फॉर द विजन ऑफ स्ट्रेटजी फॉर चेंज। अब जैसे इन लोगों ने 10 और लोगों से बात की तो ये पूरा कम्युनिकेट करेंगे किसको, स्ट्रेटजी, विजन और स्ट्रेटजी फॉर चेंज, कि हमारा विजन ये है, हम ये चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा compete कर पाए मार्केट के अंदर, जो नए चैलेंजेस आए उनको फेस कर सकें। उसके बाद में जैसे ये लोग मानना शुरू करें, मानने के बाद एनेबल, एम्पावर एम्प्लॉइज फॉर टेकिंग एक्शन इनटू टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस। अब इनको एम्पावर करो, इनको स्किल देना शुरू करो, इनको ट्रेनिंग सिखाओ। उसके बाद फॉर्मुलेट एंड जनरेट शॉर्ट टर्म गोल्स। जैसे इन्होंने स्किल और ट्रेनिंग सीख ली तो इनके पास छोटे छोटे गोल्स रखो, बहुत ज्यादा एक साथ चेंज नहीं लाना, छोटे छोटे इनको गोल दो कि आपने एक, जैसे उदाहरण के लिए एक स्कूल में अगर कंप्यूटर लगाया नया, उनसे बोलो कि आज तो केवल बेटा स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना ही सीख लो। आप जो प्रिंसिपल है वो बाकी स्टाफ को ये सब कहते हैं कि भाई आप केवल यही सीख लो कि किस तरह से शट डाउन करना है, किस मतलब एक एग्जांपल के लिए। उसके बाद आप सीधा ही पहले दिन बोलोगे कि आपको क्या करना है, एडोब रीडर पढ़ना है या आपको एडोब प्रो पे काम करना है, तो वो घबरा जाएंगे उससे। तो आपको बहुत ही बेसिक छोटे छोटे गोल्स उनको देने। उसके बाद सस्टेन। अब जैसे जैसे इन्होंने छोटा मोटा काम करना शुरू किया, कैपिटलाइज ऑन द विन एंड गेन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बिगर रिजल्ट्स। इनके ऊपर कैपिटलाइज करो, मतलब उनको तारीफें करो, इंसेंटिव दो, ये सब करके। उसके बाद इंस्टीट्यूट, और ये धीरे धीरे बड़ा काम भी करना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप सॉलिडिफाई कर देंगे, इनकॉर्पोरेट न्यू एंड बेटर चेंजेस इन वर्क प्लेस कल्चर। अब कल्चर ही बदल जाएगा धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरीके से चेंज को मैनेज किया जाता है। चेंज ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और कल चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत जैसे कोई सरकार भी अगर चेंज होती है, जैसे 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है, तो मोदी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से, तो उसको भी पूरा एक क्या गया, मैनेज किया गया चेंज को। और ये आप महसूस कर सकते हैं सरकार के काम में। रीजन वाई चेंज इन मैनेजमेंट इनिशिएटिव फेल्स। अब चेंज करना चाहते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव पर, ये कई बार फेल हो जाता है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, पुअर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, क्लियर और स्पेसिफिक कम्युनिकेशन आपको होनी चाहिए। लैक ऑफ मेजरमेंट, आपको पता ही नहीं आपको पहुंचना क्या है, तो दिस इज द श्योर वे टू फेल। यू शुड नो दैट व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक। जो आपने अभी जॉन कोटर को पढ़ा, उसके 8 जो स्टेप है उनको देखा, तो उसको ध्यान रख के आप आराम से लिख सकते हो कि किस वजह से फेल होगा। सबसे पहले प्लानिंग अच्छी नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपने जो एम्प्लॉइज उनको कि क्यों चेंज लेके आना है। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी, तो वो जो नया सिस्टम आया है, नई टेक्नोलॉजी आई है, वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो उसको अवॉइड करेंगे। फिर लैक ऑफ मोमेंटम, लैक ऑफ मोमेंटम का मतलब आपने अनफ्रीज किया, आपने चेंज लेके आए और उसके बाद जो रीफ्रीज करना है उस स्टेप पे आप ढीले पड़ गए, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन मेक्स द मिस्टेक ऑफ ईजिंग अप, मतलब यहाँ पे इजी हो गए चेंज इनिशिएटिव टू सून, बहुत जल्दी वो छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है तो सीख लिया तो हो जाएगा। इट्स क्रूशियल टू कीप एंथुसियाज्म हाई ऑल थ्रू द ट्रांजिशन। एंथुसियाज्म को हाई रखना है, हाउ वाज द जोश टिल द फाइनल स्टेज, उसके बाद ही आप चेंज को कर पाएंगे। तो ये रीजंस हैं कुछ, इसके अलावा और भी रीजंस हैं, जैसे फियर ऑफ अननोन, जो चीज जानते ही नहीं उसके बारे में हमेशा एक नॉर्मल बिहेवियर रहता है कि पता नहीं कैसी होगी, डर रहता है टेक्नोलॉजी वगैरह। लॉस ऑफ स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी, जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको लगता है कि हमारा स्टेटस जा सकता है इससे, या जो लोअर और मिडिल लेवल हायरार्की है उसको लगता है कि हमारी जॉब भी जा सकती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज अगर हैं तो उसकी वजह से भी चेंज नहीं आ पाएगा। फियर ऑफ वर्कलोड, अगर वर्कलोड बढ़ने का डर है तो फिर क्या करेंगे, जो लोग उसके अगेंस्ट में थे वो ज्यादा एफर्ट लगाएंगे इस काम को रोकने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स और राजनीति जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी
चाहती है कि चेंज ना हो। नेगेटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम पास्ट प्रेसिडेंट्स, पहले कोई छोटा मोटा चेंज किया था, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो वो सिर्फ उसी चीज को उगाएंगे कि देखो वो तब भी हुआ था पर मजा नहीं आया, अब भी दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्याएं आने वाली हैं, तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। बेनिफिट्स ऑफ चेंज, अब आप समझ गए होंगे कि चेंज क्यों करना चाहिए और क्यों अगर होता है तो उसका बेनिफिट क्या है। भाई ऑर्गेनाइजेशन नए इकोलॉजी को अडेप्ट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगी, एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट बढ़ेगा, ये सब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। रिस्क को मैनेज कर पाएगी, एडेप्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बढ़ेगा, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, इंक्रीज्ड इनोवेशन, क्योंकि चेंज आया तो इनोवेशन होगा, एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यही रीजन है जिसकी चेंज लेके आना है, और कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, जो भी नए लॉज हैं, चाहे एनवायरमेंट की बात करें, पॉलिटिकल चेंज की बात करें, तो जितने भी लॉज हैं उनको अगर कंप्लाई करना है तो आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये हुआ आपका चेंज मैनेजमेंट के बारे में। फाइनली अगर आपसे 15 वर्ड में पूछा जाए तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन चेंज मैनेजमेंट। मतलब सीधा सीधा यही सवाल आ जाए, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन चेंज मैनेजमेंट। तो आपको पहले तो चेंज मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, इनफैक्ट पहले चेंज का पता होना चाहिए कि क्यों चेंज करना पड़ता है, फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे। इसके लिए आपने जो कोटर साहब का तरीका है या लेविन्स का फील्ड थ्योरी है वो देख लिया। अब टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है इसके अंदर, देखो टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट चेंज मैनेजमेंट थ्रू टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस तरह के वर्ड आपको यूज करने 15 वर्ड्स के अंदर, इसी तभी आपका आंसर इफेक्टिव होगा। इट कैन एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ चेंज इनिशिएटिव बाय एनेबलिंग द बेटर ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स। तो ये एकदम बेस्ट, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो 15 वर्ड में अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय।